नमस्कार दोस्तों, KNL GK ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। हम अध्ययन कर रहे हैं सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता की दूसरी क्लास है और पहली क्लास है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो और वहाँ पर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित भी मिलेगी और इंडिया हिस्ट्री की क्लासें भी मिलेगी। तो आप मेरे इस YouTube चैनल पर विजिट करके आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासें आप देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी जो अपनी कक्षाओं में लगने वाली जो बुकें हैं उन बुकों का अध्ययन है वो भी हम कर रहे हैं। साथ साथ वो भी मेरी प्लेलिस्ट में अभी कक्षा 6 का जो हमारा राजस्थान की जो पुस्तक है उस पुस्तक में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने डाल दिए हैं और जल्द ही कक्षा 7 का जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने महत्वपूर्ण रहेंगे, वो सभी मैं जल्द ही आपके लिए अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, आज इस कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता की वास्तुकला का। सिंधु सभ्यता की वास्तुकला की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, भवन निर्माण की कला को ही क्या कहते हैं, हम वास्तुकला कहते हैं। भवन निर्माण की कला को ही हम वास्तुकला कहते हैं और भारत में वास्तुकला का आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सिंधु वासियों को। ध्यान रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी अर्बन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के नगरों के अवशेषों से नगर विन्यास का परिचय मिलता है, यानी नगर की बसावट का अपने को परिचय मिलता है। नगर की रक्षा के लिए चारों ओर मजबूत प्राचीर यानी दीवार बनाई जाती थी। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि यहाँ पर जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी। किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी। और ध्यान रखना, इस समकोण पर जो सड़कों का जो समकोण पे काटना होता है उसे कहा जाता है ऑक्सफोर्ड मेथड। क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड मेथड कहा जाता है। अब दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के चौराहों को कहा जाता था, तो चौराहों को कहा जाता था ऑक्सफोर्ड सर्किल। ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता था, ठीक है। उन चौराहों के किनारे क्या होती थी, या इन सड़कों के किनारे क्या बना होती थी? नालियों की उचित व्यवस्था होती थी, उत्तम व्यवस्था होती थी। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था, यानी अस्त व्यस्त घर नहीं होते थे, एक सीध में घर होते थे जिसके दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे और भवन 2 मंजिला भी प्राप्त हमें हुए हैं। यानी सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण नगर है जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, सूतकांगेडोर है, चौंदड़ो है, उनकी जब खुदाई की गई है उस खुदाई में अपने को 2 मंजिला घर भी प्राप्त हुए हैं। घरों में कई कमरे हैं, रसोई घर, स्नान घर, बीच में आंगन की व्यवस्था भी अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता की कृषि की। सिंधु सभ्यता की कृषि की बात करें तो याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग चावल उत्पादन से परिचित थे, यानी वो लोग चावल को उत्पादित करना जानते थे। चावल के उत्पादन के साक्ष्य भी अपने को मिले हैं और कौन कौन सी जगह से मिले हैं ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये कंपटीशन की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। तो चावल के उत्पादन के जो अपने को साक्ष्य है वो लोथल से मिले हैं। लोथल गुजरात में, रंगपुर भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो लोथल और रंगपुर दोनों जगह से चावल के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं और लोथल है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और लोथल अपन लोग अलग से भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ध्यान देना है कि सिंधु सभ्यता में कृषि की बात करें तो कृषि में गन्ना के अपने को कहीं पर भी अवशेष में नहीं मिले, यानी साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग गन्ना से क्या थे? अनभिज्ञ थे। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती, लोथल एवं सौराष्ट्र यानी ये दोनों, सौराष्ट्र गुजरात क्षेत्र को ही कहा जाता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, ये बाजरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान देना है कि लोथल से चावल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और बाजरे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रोजदी जो गुजरात में पड़ती है, रोजदी कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है, याद रखना है। रोजदी गुजरात में पड़ती है और वहाँ से रागी के फसल उत्पादन करने के साक्ष्य मिलते हैं। रागी फसल उत्पादित करने के क्या मिलते हैं? अपने को साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
उसके बाद में बात करें दोस्तों कि स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा है। याद रखना है कि स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? जुड़वां राजधानी कहा है। जबकि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की क्या कहा जाता है? तीसरी राजधानी कहा जाता है। और ये कहा किसने है? दशरथ शर्मा ने कहा है दोस्तों। याद रखना, दशरथ शर्मा। क्या नाम याद रखना है? दशरथ शर्मा। याद रखना है, दशरथ शर्मा। तो यानी कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। और किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। और दशरथ शर्मा का जो संबंध रहा है वो दोस्तों चूरू से रहा है। यानी दशरथ शर्मा कहाँ के थे? चूरू के थे। कहाँ के थे? चूरू के थे। याद रखना, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। दशरथ शर्मा कहाँ के थे? चूरू के थे, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों कि विश्व में कपास उगाने वालों में सिंधुवासी प्रथम थे। यानी सीधी सादी बात आपको ध्यान रखनी है कि कपास के बीज का आविष्कार करने वाले कौन लोग थे? सिंधुवासी थे। ये कपास के बीज का आविष्कार करने का जो अपन बात करें श्रेय जाता है वो भारत को जाता है, ठीक है। इसलिए मेसोपोटामिया के लोग कपास को क्या कहते थे? सिंधु कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु शब्द का प्रयोग करते थे। कपास के लिए भी सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सिंधु या सिडन शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कपास के, मेसोपोटामिया के लोग कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग करते थे। तथा यूनानी लोग हैं वो कपास को क्या कहते थे? सिडन कहते थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, क्योंकि अपन लोगों को बुकों में या कहीं अध्ययन करते हैं तो वो कुछ गुरुजन अपने को इतना ही कहते हैं कि कपास को सिंधु वासियों के लिए या विदेशी शब्द है वो सिडन है। तो सिडन किन लोगों ने कहा है और कपास को सिंधु किन लोगों ने कहा है? तो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो कपास को सिंधु कहते थे, जबकि यूनानी लोग हैं वो कपास को सिडन कहते थे, ठीक है। जो सिंधु शब्द का ही यूनानी रूपांतरण है। सिंधु शब्द का ही क्या है? ये यूनानी रूपांतरण है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। यानी हल के अवशेष अपने को मिलते हैं, कालीबंगा से भी मिलते हैं, ठीक है। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंध स्तर से हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। कालीबंगा से अपने को क्या मिलते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जो किससे? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और उनके सरसों के साक्ष्य भी मिलते हैं। याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात करें तो भावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान भारत के हरियाणा व राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना अपने को प्राप्त होता है। अब ध्यान देना है कि हल मिट्टी के बना हुआ है, कास्ट का हल। यहाँ पर ध्यान रखना एक बात, तो कास्ट का हल है वो अपने को कालीबंगा से मिलता है। कास्ट का हल अपने को कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। और ध्यान रखना, चोलिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, भावलपुर जिले में पड़ता है, पंजाब प्रांत में पड़ता है। चोलिस्तान से और एक अपने हरियाणा में फतेहाबाद जिले में है सभ्यता है बनवाड़ी सभ्यता। यानी चोलिस्तान सभ्यता से और बनवाड़ी सभ्यता से मिट्टी से बनाए हुए हल का खिलौना अपने को प्राप्त होता है। मिट्टी से बना हुए हल का खिलौना अपने को प्राप्त होता है चोलिस्तान और बनवाड़ी से। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पशुपालन की। पशुपालन की बात करें दोस्तों तो पशुपालन में क्या है? पशुपालन देखो, सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे। अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे और कुछ लोग ये मानते हैं कि वो घोड़े से परिचित थे, लेकिन मेरा मानना है कि वो लोग घोड़े से परिचित थे। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, लेकिन उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके, क्योंकि हाथी और घोड़े पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं होते, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ ध्यान रखना है कि हाथी व घोड़े से वो परिचित थे, लेकिन पालतू बनाने में कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में सुरकोटड़ा जो गुजरात में पड़ता है, घोड़े के अस्थि पंजर और राणा गुढ़ई से घोड़े के दांत यानी जबड़ा के अवशेष मिले हैं, ठीक है। सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर यानी हड्डियां प्राप्त हुई है और राणा गुढ़ई से अपने को घोड़े के दांत यानी जबड़ा प्राप्त होते हैं। लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां अपने को प्राप्त होती है। ध्यान देना, लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां अपने को प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये
जरूर सत्य हो रहा है कि वो लोग घोड़े से क्या थे, परिचित थे, घोड़े से क्या थे, परिचित थे, लेकिन वो पालतू नहीं बना पाए। अगर वो लोग घोड़े को जानते ही नहीं थे या परिचित ही नहीं थे तो यहाँ से अस्थिपंजर नहीं मिलता, राणा गुड़ई से दांत नहीं मिलते। और अगर सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि अगर वो परिचित नहीं होते तो घोड़े की मृण मूर्तियाँ नहीं बनाते वो लोग। क्या नहीं बनाते? घोड़े की मृण मूर्तियाँ नहीं बनाते, यानी घोड़े की मूर्तियाँ हैं वो अपने को नहीं मिलती। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि सिंधु वासियों को गेंडा यानी भारतीय गेंडा एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। कहाँ से मिला है? आमरी से मिला है। यानी सिंधु वासियों को गेंडा यानी गेंडे का जो एकमात्र प्रमाण मिला है वो अपने को कहाँ से मिलता है? आमरी से मिलता है। बंदर, भालू, खुर्रा आदि जंगली जानवरों का भी उन लोगों को ज्ञान था। इनकी पुष्टि मुहरों या ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित चित्रों से इनकी होती है। शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ये चीज कन्फर्म है कि शेर से वो लोग क्या है थे? अनभिज्ञ थे। चलिए बात करते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार बात करें दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक है वो विशाल स्नानागार है। इसका निर्माण है, तो विशाल स्नानागार का जो निर्माण है, निर्माण की बात करें तो पक्की ईंटों से इसका निर्माण दुर्ग क्षेत्र में ही किया गया है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो टीले थे, एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था। पश्चिमी टीला है वो ऊंचाई में अधिक होता था और पूर्वी टीला ऊंचाई में कम होता था। पूर्वी टीले से पुरोहित द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाता था और पश्चिमी टीले पर सामान्य जनता है वो निवास करती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि विशाल स्नानागार जो अपने को मिला है वो दुर्ग क्षेत्र से मिला है, तो इसका मतलब उत्तर क्या निकलेगा? पश्चिमी टीले से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके माध्यम से स्थित स्नान कुंड मध्य में स्थित क्या है? स्नान कुंड बना है। कुछ के पूर्व दिशा में बड़ा कुआं भी मिला है। यानी यहाँ पूर्व दिशा की बात करें तो जन सामान्य की तरफ से क्या मिला है? एक बड़ा कुआं भी प्राप्त होता है। उसके बाद में बात करें तो दोस्तों इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। अब जॉन मार्शल, ये कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात है कि जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ये जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से जल पूजा का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, यह ध्यान देना है। और जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है? विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और ये इसकी फोटो है जो आपके सामने स्क्रीन पर है विशाल स्नानागार की। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पशुपति की मुहर। पशुपति की मुहर की बात करें दोस्तों तो देखिए दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति शिव को जॉन मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा दी है। अब ध्यान रखना है कि ये मूर्ति किसकी मानी जाती है? पशुपति शिव की मूर्ति मानी जाती है। और जॉन मार्शल ने पशुपति शिव को किसकी संज्ञा दी है? आद्य शिव की संज्ञा दी है। इसके एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पदासन मुद्रा में बैठाया ये दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो इसके सिर पर एक सींग है, सिर पर सींग है तथा कलाई से कंधे तक उसकी दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त है। यानी सिर पर यहाँ सींग दर्शाए गए हैं। उसके बाद में कलाई से लेकर भुजाओं तक क्या बनाई गई है? चूड़ियाँ बनाई गई है। इसके दाईं ओर बाघ है, इसके दाईं वह बाघ वह हाथी। अब ध्यान देना दाईं ओर क्या चीज़ है? बाघ व हाथी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। चौकी के नीचे 2 हिरण बनाए गए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि पशुपति आद्य शिव की प्रतिमा पर कौन कौन से चित्र बने हैं, कौन कौन से पशु है? तो बाघ है, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है और नीचे हिरणों की संख्या कितनी है? 2 है। याद रखना, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा ये चित्र बने हुए हैं। और दाईं ओर बाघ और हाथी है, बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। ठीक है, तो याद रखना है दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गेंडा और भैंसा। ठीक है, उसके बाद में 2 हिरण है नीचे। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो कुल कितने जानवरों की संख्या है? कुल कितने जानवर हो गए? 4 और 2 6 जानवर हो गए। ठीक है, जबकि जानवरों के कुल प्रकार है वो 5 है, क्योंकि हिरण है वो 2 है।
इस आकृति में शिव हिंदू धर्म का रूप माना जाता है, जो कि योग मुद्रा में दर्शाया गया है। ठीक है, पैरों के नीचे 2 मोर अंकित है। तो पक्षी कितने हैं? 2। पैरों के नीचे 2 मोर अंकित है, और ये वाले जो हैं वो क्या है? 2 मोर बताए गए हैं। ठीक है, 2 मोर अंकित है, जो 2 पक्षी हो गए। आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आरंभिक जो अपना जो ऋग्वेद है उसमें एक देवता का उल्लेख मिलता है जिसका नाम क्या है? रुद्र है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त हुआ। रुद्र हम किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति यानी मवेशी स्वामी और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। याद रखना दोस्तों, ये ऋग्वेद की बात बता रहा हूँ, आगे वैदिक सभ्यता में अध्ययन करेंगे इसके बारे में। अब बात करें दोस्तों अगली मूर्ति की, पुरोहित राजा की मूर्ति। पुरोहित राजा की मूर्ति यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंधु सभ्यता में राजा को राजा नहीं कहा जाता था, और राजा को क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था, और प्रशासन का संचालन पुरोहित के द्वारा होता था। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं सेलखड़ी। यह सेलखड़ी यानी काचली मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी जिसे से बनी हुई ये मूर्ति है, जो ये मूर्ति दर्शाई गई है। इसमें पुजारी राजा की दाढ़ी करीने से सवारी गई है, और मूंछें नहीं है। मूंछ यहाँ पर दर्शाई नहीं गई है, यहाँ बिना मूंछ से दर्शाया गया है, और दाढ़ी है वो सवारी गई है। ठीक है, इसका बायां कंधा ढका हुआ है, लेकिन दायां कंधा खुला है। नीचे पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए हैं। नीचे जो वस्त्र पहनाए गए हैं वो कैसे हैं? पारदर्शी हैं। उसके बाद में योगी के नेत्र अर्ध खुले हैं। योगी के जो नेत्र है वो कैसे हैं? अर्ध खुले नेत्र हैं। ठीक है, योगी के नेत्र अर्ध खुले हैं। ओठ मोटे हैं। ओठ कैसे दर्शाए गए? मोटे दर्शाए गए। उनकी दृष्टि नाक के अग्र भाग पर टिकी हुई है, और इनकी जो दृष्टि है, आंखों की दृष्टि है, वो नाक के अग्र भाग पे क्या है? टिकी हुई है। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों, योगी के नेत्र अर्ध खुले हैं। ठीक है, मस्तक पर गोल अलंकरण है। मस्तक पर क्या है? गोल है, वो अलंकरण बनाया गया है। ये वाला जो अलंकरण है, ये गोल अलंकरण दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, इस पत्थर पर मूर्ति को पुरोहित राजा की, ये जो पत्थर की मूर्ति है, इस मूर्ति को किसकी संज्ञा दी गई है? पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से अपने को प्राप्त हुई है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो पुरोहित की जो मूर्ति है वो अपने को कहाँ से प्राप्त हुई है? पुरोहित की जो मूर्ति है वो अपने को कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों मातृ देवी की। ये जो वाली मूर्ति है ये मातृ देवी की मूर्ति दर्शा रखी है। तो याद रखना, मातृ देवी का अध्ययन करेंगे। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पेड़ को दर्शाया गया। कहाँ से प्राप्त हुई है मातृ देवी की मूर्ति? ध्यान रखना है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये संभवतः पृथ्वी की देवी या मातृ देवी की प्रतिमा है। ये निकट संबंध पौधे को जन्म व वृद्धि से रहा है। इसका निकट संबंध है वो पौधे को जन्म और वृद्धि से रहा है। यानी स्त्री के गर्भ से निकलते उगते हुए पेड़ का चित्र अपने को कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्त्री के गर्भ से उगते हुए पेड़ का चित्र अपने को हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं। हड़प्पा के लोग इसे पृथ्वी की उर्वरकता की देवी मानते थे। पृथ्वी की उर्वरकता की देवी मानते थे। इसकी पूजा उसी के तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग हैं वो नील नदी देवी की पूजा करते थे, जो आइसिस देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। अब ध्यान देना कि हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी की तुलना किससे की गई है? तो मिस्र के आइसिस देवी से की गई है। ठीक है, जो नील नदी की देवी है उससे की गई है, और अपने वाली देवी है वो पृथ्वी की उर्वरकता की देवी है। याद रखना है। चलो बात करते हैं नर्तकी की मूर्ति की। नर्तकी की मूर्ति की बात करें दोस्तों, तो नर्तकी की मूर्ति पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए ये कहाँ से प्राप्त हुई है। तो नर्तकी की मूर्ति अपने को मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ये वाली जो मूर्ति है ये नर्तकी की मूर्ति है, और अब इसकी व्याख्या करेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, तो बात करें नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त, और कौन से धातु की बनी हुई है? कांसा धातु की बनी हुई है। ध्यान देना है, कांसा धातु की बनी हुई है। नर्तकी की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। याद रखना है, सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना किसको माना गया है? नर्तकी की मूर्ति को माना गया है। पूरी मूर्ति के गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। यानी इसके गले में जो हार है वो एक पूर्णतः दर्शाया गया। उसके बाद में ये मूर्ति पूरी की पूरी किस प्रकार की है? नग्न मूर्ति है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, सिर के पीछे
उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई है, यानी बाल है वो गूंथे हुए हैं। बाल है वो कैसे हैं, गूंथे हुए हैं। ये वाले जो बाल हैं ये गूंथे हुए हैं, पट्टिका द्वारा संवारी गई है। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि सिर के पीछे और झुकाए, आंखें झुकी हुई है, दाईं भुजा कुल्ले पर टिकाई हुई है। दाईं भुजा है इसकी, दाईं भुजा है वो देख सकते हो आप, इसमें किस पे टिकाई हुई है, कुल्ले पर टिकाई हुई है। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि कुल्ले पर टिकाई हुई है, बाईं भुजा नीचे लटकी हुई है। बाईं भुजा है वो कैसी है, ये लटकी हुई है। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, यह मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा में दर्शाती है, यानी नृत्य की स्थिर मुद्रा में ये मूर्ति दर्शा रही है। तो ये ध्यान देना दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति भवन में ये मूर्ति रखी हुई है। तो याद रखना है, ये नर्तकी की मूर्ति अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। उसके बाद में बात, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास इतनी है, आगे कोई स्लाइड नहीं है। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में फिर सिंधु सभ्यता के अध्ययन करेंगे अपन लोग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, फैक्ट मेरे अच्छे लगे हैं, तो ज़रूर लाइक एवं शेयर तो बनता है, और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस क्लास को पहुँचाएँ। और मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मेरी काफ़ी जो क्लासें आपके स्टडी के लिए बनाई हुई है, तो उन पे आप अध्ययन कर सकते हो। और आप एक बार ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, और जो बच्चा नया स्टूडेंट आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।